हेलो दोस्तों, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आपका बैंक में खाता है, मीन्स अकाउंट है, तो किसी भी प्रकार का अकाउंट है तो आपको ये मेरा वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए और आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो इस कोरोना संकट के समय में हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा राहत कोष देश की जनता के लिए, देश के हर वर्ग के लोगों के लिए अनाउंस किया है। तो ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है, ये इस पे प्रश्न उठ रहा है कि सरकार क्यों लोगों को कैश न दे रही है, लोन के माध्यम से क्यों दे रही है। तो इस लोन का किसको क्या फ़ायदा होगा और सरकार लोन क्यों दे रही है, तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि अभी कुछ वर्षों से हम सुन रहे थे कि बैंकों की कंडीशन ख़राब हो रही है। हमारे देश के कई सारे बैंक फेल होने की कगार पे आए हैं, उनका कर्जा इतना हो गया है, उनकी देनदारियां इतनी हो गई हैं जिसके मुकाबले में उनके पास जमा धनराशि बहुत कम है। तो ऐसे में जब सरकार बैंकों के माध्यम से लोन देगी तो बैंक हमारे फेल होने से, यानी बैंकिंग संकट की एक जो स्थिति थी जो देश में व्याप्त हो रही थी, उससे हमारा देश उबर पाएगा। ये बैंकिंग संकट होता क्या है, इसको भी पहले समझिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। बैंकिंग संकट क्या होता है? बैंकिंग संकट वो स्थिति होती है जब बैंक अपने उपभोक्ताओं के, अपने कस्टमर्स का पैसा उनके द्वारा मांगे जाने पे लौटा नहीं पाती है, लौटाने में सक्षम नहीं रहती है। तो ऐसे में लोग निराश हो जाते हैं और बैंक से अपना सारा रुपया निकालने लगते हैं और बैंक एक साथ अपने कस्टमर्स के सारे धन को देने में असक्षम हो जाती है। इस स्थिति को ही बैंकिंग संकट कहते हैं। ये स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होती है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में यदि हम लोग सोचे कि बैंक नहीं है, हमारे आर्थिक जीवन से बैंक को हटा दिया जाए, हमारे उद्योग जगत में बैंक ना रहें, तो व्यवसाय और उद्योग जगत का संचालन ही बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये बैंकिंग संकट क्या होता है ये तो हमने जान लिया। ये कब से प्रारंभ हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग संकट ये कोई पहली बार नहीं आया है। ये बैंकिंग संकट कई बार हमारे देश में आ चुका है और सर्वप्रथम ये जो बैंकिंग संकट है ये 1913 से 1917 तक हमारे देश में रहा था। इस समय में जबकि ब्रिटिश शासन था, उस वक्त हमारे देश में 87 बैंकें फेल हुई थी। 1913 से 1917 की अवधि में, मात्र 3 से 4 वर्ष की अवधि में 87 बैंकें फेल हुई थी। ये 87 बैंकें फेल होने का जो प्रमुख कारण उस वक्त था, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से साख का कम अधिक होना, इसके वजह से इतने सारे बैंक फेल हुए थे। परंतु जैसे ही हम इस समस्या से निकलते और अपने देश को इस संकट से उबारने के लिए उस समय की सरकारें प्रयत्न करती, तो तब तक फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति आई और दूसरा बैंकिंग संकट आ गया। दूसरा बैंकिंग संकट 1922 और 1929 से 1936 तक रहा। इस द्वितीय बैंकिंग संकट की अवधि में 481 बैंक फेल हो गए। उस वक्त हमारे भारत देश में से 481, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, इतने सारे बैंक फेल हो गए थे और लोगों को का जो जमा धन था उसमें वो डूब गया था। जब इतनी बड़ी संख्या में बैंकें फेल होने लगती है, लोगों के पैसे डूबने लगते हैं, तो जनता का बैंकों पर से विश्वास उठने लगता है और जब एक बैंक फेल होती है तो उसकी देखा देखी बाकी लोग भी दूसरे बैंकों से भी अपना धन वापस निकालने लगते हैं। जनता का बैंकों पर से विश्वास उठने लगता है और एक के बाद एक अनेक बैंकें ऐसे करके फेल होने लगती है। तीसरे बैंक संकट का काल जो कहा जाता है 1939 से 1946 का समय, इस समय भी बहुत बड़ी संख्या में बैंकें फेल हुई थीं और टोटल 482 बैंकें फेल हुई थीं। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी ये 1947 के बाद भी ये क्रम रुका नहीं था। ये बैंकिंग संकट की प्रक्रिया ऐसी बनी रही क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने की वजह से बहुत बड़ी धनराशि हमें पाकिस्तान को देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से 1947 में केवल 1 वर्ष के अंदर देश में उस समय 30 बैंक फेल हुए थे।
आप सोचिए 1 वर्ष की अवधि में जब 30 बैंक फेल हुए थे, वो भी आज़ादी के बाद की हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। 200 वर्षों के बाद हम लोग ब्रिटिश शासन से की गुलामी की जंजीरों से निकले थे, तो उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति कितनी हिल गई होगी इतनी बड़ी संख्या में जब बैंक फेल हुए होंगे। इसके बाद 1947 से 1951 की अवधि में भी कुल मिलाकर 1947 से 1951 की अवधि में यानी सिर्फ 3 वर्षों में सरकारें बहुत प्रयत्न करती रहीं, उसके बाद भी 242 बैंक यानी 242 बैंक फेल हो गए। अब आप सोचिए कि जब देश में इतनी बड़ी संख्या में बैंकें फेल होने लगती है तो उस वक्त की जो जनता होती है उसे बैंकों पर विश्वास नहीं रहता है और वो अपना बैंकों से संपूर्ण धनराशि निकाल लेना चाहती है। वर्तमान समय में भी पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बैंकिंग संकट की स्थिति देश में उत्पन्न होने लगी है। क्योंकि इस वक्त हमारे देश में शक्तिशाली बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक है, वो इन बैंकों को सपोर्ट कर रहा है और इन्हें फेल होने से बचा ले रहा है। इसी वजह से अभी सुना होगा आपने कि अप्रैल के महीने में कई सारे बैंकों को दूसरे बैंकों में विलीन कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक को और भी 1-2 बैंकों को दूसरे बैंकों में विलीन किया गया है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि ये जो बैंक थे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, ये फेल होने की कगार पे थे, तो रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को सपोर्ट करते हुए इसमें जिन ग्राहकों की धनराशि जमा है उनका पैसा न डूबे, इसलिए इनको दूसरे बड़े बैंकों में विलीन कर दिया। तो वर्तमान समय में जब हमारे देश में इस प्रकार से बैंकों की स्थिति थी, उनकी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो जब सरकार इतनी बड़ी धनराशि बैंकों के माध्यम से देश की जनता को लोन देगी तो उससे देश की जनता को भी लाभ होगा और हमारे बैंकों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुदृढ़ होगा, देश का आर्थिक विकास होगा और उद्योग जगत के साथ साथ हमारी बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा, बैंकों को भी लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से सरकार बैंकों के माध्यम से यानी कि लोन के माध्यम से ये राहत का कार्य कर रही है। बैंक लोन के माध्यम से छोटे बड़े व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करी। इससे उद्योग जगत को भी लाभ होगा और बैंकिंग सेक्टर को भी लाभ होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बैंकिंग संकट बताया और सरकार क्यों लोन के माध्यम से ये धनराशि देश की जनता को दे रही है सहायता के रूप में, किसानों को हो या छोटे व्यापारी हो, सबको लोन के माध्यम से ही इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि उनको भी लाभ हो और देश की हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।